टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है दोस्तों? तो टेफ्लॉन एक्चुअली में टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का, जिसका फार्मूला होता है CF2, है ना। CF2 इसी का बहुलक होता है एक्चुअली। तो ये इक्वल भी यहाँ पे एज ए मेंशन होता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है? तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है दोस्तों? तो होता है H2SO4, जिसको बोला जाता है ना। इसकी मात्रा लगभग 65% के अप्रॉक्स होती है। और इसके अलावा HNO3, HCl ये भी इसमें पाए जाते हैं दोस्तों। तो H2SO4 याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। आयोडी युक्त लवण में क्या रहता है? तो इसमें एक्चुअली पोटेशियम आयोडाइड रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, पोटेशियम आयोडाइड। देखिए इसमें बहुत ही अलग अलग प्रकार के लवण भी रहते हैं, जिसमें आपका आयोडीन की जो मात्रा होती है वो सूक्ष्म होती है बहुत, है ना। और आयोडीन अंतर्ग्रहण के जो आयोडीन से होने वाला विभिन्न रोग होती है उस सब से क्या करता है, बचाता है आयोडीन एक्चुअली में, है ना। जो भी जैसे कि आपको पता ही है वो जो घेंघा रोग होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है दोस्तों? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। सोडा वाटर की बोतल जब खोली जाती है तो एक्चुअली उसमें से एक पिस करके साउंड करके निकलता है ना, और वो अंदर वाले जो पार्ट को हाई प्रेशर से फेंकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है दोस्तों, जिसका फार्मूला होता है CO2। क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए कोल्ड ड्रिंक्स या फिर ऐसे भी आप देखते होंगे, सोडा वाटर भी आप पीते होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, तो ये सारी चीज़ों में उसी को भरा जाता है हाई प्रेशर से, है ना। चलिए एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं वो? तो वो एक्चुअली में द्विबंध जरा जो जुड़े रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन, है ना। याद रखिएगा एल्कीन उसको बोलते हैं दोस्तों, जिसका फार्मूला होता है CH2। देखिए CH2 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट होता है, जिसका रासायनिक जो फार्मूला होता है वो होता है CuSO4 5H2O। याद रखिएगा CuSO4 5H2O कॉपर सल्फेट, है ना। और इसी के कारण जो इसमें क्या होता है, इसका जो लिक्विड फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, नीला रंग होता है, इसी वजह से, है ना, इसी के कारण, कॉपर सल्फेट के कारण। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है आपको। चलिए वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। अब देखिए वेल्डिंग आपने देखी होगी बहुत बार, आसपास के कई वेल्डर अगर आपके गांव में होंगे, मोहल्ले में नहीं तो मार्केट पे होंगे, तो बाज़ार पे भी अगर आप कोई भी जाते होगे तो देखते होगे जो अंकल भैया या फिर कोई भी होता है तो जो वेल्डिंग करता है एक्चुअली, तो जो वेल्डिंग होती है ना उसमें मेनली गैस जो यूज़ होता है वो होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। याद रखिएगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन। और ये कैसे रिएक्ट करता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये एक्चुअली मैं आपको एक फॉर्मूले के तौर पे इसको समझाता हूँ, कोई सुनिए। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दो इसका जो होता है बॉन्ड से C2H2 अच्छे से समझो, और प्लस हो गया आपका ऑक्सीजन का 5, यही दोनों होते हैं ना, एक एसिटिलीन हो गया और एक आपका ऑक्सीजन हो गया, यही दोनों हुए ना। अब ये दोनों रिएक्ट करते हैं और देखो इसका रिजल्ट मैं इधर दिखा रहा हूँ आपको, इसका रिजल्ट इधर दिखा रहा हूँ, इधर देखना, वो तो रिएक्टेंट हो गया। अब ये रिजल्ट देखो 4CO2
2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और 2H2O वाटर भी, और प्लस एनर्जी एनर्जी जिसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा आपने देखी होगी, जो लाइट निकलती है, जो मतलब वो काम करता है ना। तो ये आपको देखो, ये इसका रिजल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर और प्लस एनर्जी ऊर्जा, जो जिससे काम बनता है ना। समझ गए? चलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। ये फॉर्मूले को आप इसको याद रखिएगा जो मैंने अभी अभी यहाँ पे इरेज किया। पेरियार अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? पेरियार अभ्यारण्य तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता ही है दोस्तों, जो कि वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाटी है उधर में आपका केरल में पड़ता ही है एक्चुअली। और ये बाघ और हाथी के लिए तो प्रसिद्ध है। देखिए इसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और ये इलायची हिल्स के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है दोस्तों, क्योंकि इलायची आपको पता ही है, लौंग इलायची, ये सारी की सारी साउथ वाली रीजन से ही फेमस है, अपनी हिस्ट्री रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बाघ के लिए फेमस है। चलिए, वातावरण में किस गैस की कमी के कारण त्वचा के कैंसर के अवसर बढ़ रहे हैं? तो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों? तो इसके लिए आपको पता ही है, रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर का दिन पर दिन क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, CO2 आपको पता ही है, उसके कारण क्या हो रहा है, इसका जो लेयर है वो कम होते जा रहा है। और इसी की वजह से क्या होता है, जो सूरज से जो प्रकाश की किरणें आती है, जो सन से जो लाइट आती है, तो वो क्या करती है, अपने अर्थ वाले जो ये ओजोन लेयर का पार्ट है इसको भेदती है ना, इसको करती है। लेकिन ओजोन लेयर अगर रहता है तो क्या होता है, ये यहाँ से चली जाती है, ये वाली किरणें तो चली जाती है है ना। लेकिन अगर ओजोन लेयर कहीं पे अगर कम हो जाता है, पतला हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उस वाले पार्ट को क्या करेगा, वहाँ पे वो उस वाले पार्ट से आकर फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में इन करेगा, फिर हमारे अगर स्किन पे पड़ा तो हमें कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, तो इसको आप समझ गए होंगे। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? कौन सा है दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा में? तो आपका सौर शक्ति, आपको पता ही है दोस्तों, सोलर प्लांट, ये फ्यूचर है, जिसकी अभी अगर टोटल देखिए बात किया जाए तो ये लगभग 24-25% के अप्रॉक्स पूरा देश का एनर्जी को वो कर रहा है हालांकि। और गवर्नमेंट के द्वारा इसका मतलब सब्सिडी भी दिया जा रहा है, जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा, लगभग 70% सब्सिडी प्रदान की जाती है उत्तर पूर्वी राज्यों में ना, क्योंकि इसका स्कोप है आगे चल के, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो तो उसमें कोयला यूज़ होता है जो कि रिवर्सिबल नहीं है ना। लेकिन इसमें क्या है, सनलाइट आती है, तो सनलाइट तो आपको नेचुरल है और ये प्रोमिनेंट रहने वाली है ना, ये तो ख़त्म होने वाली नहीं है अभी। तो इस वजह से है ना, राष्ट्रीय सौर मिशन का विकास इसी के साथ जुड़ा हुआ है और इसी को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है दोस्तों, आपको पता ही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ऊर्जा संकट में क्या तात्पर्य है? ऊर्जा संकट का क्या मतलब हुआ? अब देखिए, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, सौर ऊर्जा भविष्य है, तो देखिए सौर ऊर्जा जब भविष्य है तो अभी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, कोयला पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं ना, ये सारी जीवाश्म ईंधन है। तो इन सभी का ख़त्म होने का एक डर है कि अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर ये जो ऊर्जा संकट कितना बड़ा आएगा, मतलब उतना अगर जितना ये अभी हम लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कोयले से, पेट्रोल से,
ये सारी चीज़ों से, तो क्या उतना हम लोग ये सौर ऊर्जा से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा करेंगे, उसके बाद ही ना इसको बैकअप, किसी ना किसी का तो ऑप्शन होना चाहिए ना भाई। अगर कोई चीज़ एस्केप हो रहा है तो उसके ऑप्शंस तो हमारे पास होने चाहिए, तभी तो हम आगे काम कर पाएंगे, नहीं तो काम तो रुक जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। और आपको पता ही है कि पेट्रोल और कोयला कितना इम्पोर्टेंट है, तो ये सारी की सारी रहेंगे ना। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है, देखते हैं दोस्तों कौन से सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश कह रहा है, लेकिन ये एक्चुअली उड़ीसा में स्थित है, तो इसी वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी सारे के सारे पहले से सही हैं दोस्तों। पेरियार, जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो पेरियार वन जीव अभ्यारण्य जो है वो केरल में स्थित है दोस्तों। इसके अलावा मानस वन जीव अभ्यारण्य असम में स्थित है ना। और फिर आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। तो आप इससे 3-4 क्वेश्चन लगातार रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंद खत्री है दोस्तों, याद रखिएगा। ये एक्चुअली में एक हिंदी उपन्यास है ना। अगर इनके बारे में और कुछ रचनाएं की बात की जाए तो उसमें आपका कागज की कोठरी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, भूतनाथ, ये सारी के सारे इनकी और भी रचनाएं हैं जो कि फेमस है बहुत ही, है ना। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद के बारे में तो आप जानते ही हैं। चलिए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। तो 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ओजोन परत संरक्षण दिवस। और 21 सितंबर को दोस्तों विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो सारे के सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए। चलिए, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संसद का मुख्यालय दोस्तों लक्ज़मबर्ग में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं दोस्तों। गुप्तचर संस्था है और उसके देश दिए गए हैं दोस्तों, कौन कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शावक, ये एक्चुअली इराक की नहीं है, जबकि ये ईरान की गुप्तचर संस्था है दोस्तों, याद रखिएगा। और वही अगर हम लोग इराक की बात करें तो इराक का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है दोस्तों? अलमुख बरात है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, याद रखते चलिएगा। किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक शेर है? किस देश का है दोस्तों? तो वह है नीदरलैंड का शेर है। जबकि भारत का, देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। शेर वैसे तो हम लोग दिखता है आपको, एडवर्ड में भी दिखता होगा, लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है, जैसा कि हमें पता है। और नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है दोस्तों, ना, याद रखिएगा। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों? शेर है। जबकि भारत का आपको पता ही है अशोक चक्र है, अशोक स्तंभ सॉरी, है ना। चलिए, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यूएस का, तो गोल्डन रॉड है। और यूके का गुलाब है दोस्तों, गुलाब का फूल। चलिए, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू करी थी एक्चुअली में? तो प्रेस सेंसरशिप किसने लागू करी थी दोस्तों? तो आपको पता ही है, लॉर्ड वेलेस्ली 1799 में सभी समाचार पत्रों पर इन्होंने सेंसर्स बैठाए थे। और बहुत सारे नियम कानून थे कि इंग्लिश पब्लिकेशन ही चलेंगे, हिंदी वाले नहीं चलेंगे। जितने भी को अगर कोई आर्टिकल लिखना चाहता है तो उसको सबसे पहले रिव्यू कराना पड़ेगा, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें रही थी। तो इसमें बहुत ही फेमस आपका अमृत बाजार, जो कि आपका बंगाली था, तो उसने चेंज कर लिया था अपना लैंग्वेज, इंग्लिश कर लिया था ना, कन्वर्ट कर लिया था। तो ये सारी की सारी उस समय की चीज़ें थी। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? जो बढ़िया ताल का विरोध हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों उसका जो मेनली पर्पस था वो था बकासत भूमि की मांग,
यही था ना बकासत मूवी की मांग, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? तो वो हो जाएंगे आपके कॉलबर्ट। कॉलबर्ट के अनुरोध पर ही 1664 में कंपनी देश जो है वो इंदेश ओरिएंटल लेंस की स्थापना करी गई थी, जिसे भारत में फ्रांसीसी के नाम से जाना जाता है। तो इस नाम से एक्चुअली हुआ था ना इंदेश ओरिएंटलेस, इंदेश ओरिएंटलेस, याद रखिएगा इंदेश ओरिएंटलेस। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित करी थी? तो ये जो 1920 का नागपुर अधिवेशन था दोस्तों, इसी में इन्होंने करी थी ये, है ना। एक्चुअली उस समय ये मांग थी कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए, है ना। उनके शासकों से ये मांग थी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि दोस्तों ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि, है ना। इस जो ऋग्वेद है उसमें जो टोटल मंडल है वो 10 है और सूत्र आपके 1028 है ना, याद रखिएगा 10 मंडल है और 1028 सूत्र हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो होत्री कहा जाता है ना, होत्री, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे दोस्तों? तो श्रावस्ती में दिए थे दोस्तों। भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश, जो कि कोसल राज की राजधानी हुआ करती थी, और जबकि उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, आपको पता ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया था? किस अभिलेख में किया था दोस्तों? तो उनका जो दूसरा मुख्य शिलालेख था उसी में इन्होंने ये मेंशन किया था दोस्तों, है ना। और ये अगर अशोक के अभिलेखों की बात कर ली जाए तो उसको 3 वर्ग में बांट के देखा जाता है, शिलालेख, स्तंभलेख और एक गुहालेख, है ना। जिसका आपको पता है कि जो द्वितीय शिलालेख में चोल, पांड्य, है ना, पांडव, केरल पुत्र और इन सभी के दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, इन सभी का, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? खजुराहो का मंदिर किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था और ये मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी। गृहकर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था दोस्तों? तो गृहकर लगाने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चराई कर भी लगाया गया था दोस्तों, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ, सॉरी, तो बलबन का मकबरा था दोस्तों भारत में, है ना, जो कि दिल्ली में जो किला राय पिथौर था उसी के पास में बनाया गया था दोस्तों, है ना, स्वयं का मकबरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एस्किमो कहाँ के खाना दोस्त शिकारी हैं दोस्तों? तो ये आपके ग्रीनलैंड के हैं, खानाबदोश शिकारी है दोस्तों। यह जनजाति आपका मेनली जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र है उसी के चारों ओर ग्रीनलैंड से लेकर पश्चिम में कनाडा और अलास्का के पार साइबेरिया के जो आपका उत्तर पूर्वी चुकची प्रायद्वीप क्षेत्र है वहीं निवास करते हैं एक्चुअली में। और ये बर्फ़ के अर्धगोलाकार घर के में निवास करते हैं एक्चुअली में, जिसे इग्लू भी कहा जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा
बहुत बार आपने देखा होगा बर्फ़ का ऐसे अर्धगोलाकार करके वो फिर घर होता है ना, तो ऐसा समथिंग वाला, ऐसा आपने देखा होगा बहुत बार। इसमें पूरा ये ऊपर से आप देखोगे तो ये पूरा बर्फ़ ही रहता है, ऐसे ऐसे, है ना। गेट आपका इधर के साइड रहता होगा, है ना, यहाँ से छोटा सा, तो ये सारी चीज़ें रहती है, आपने देखा होगा बहुत बार। कोई सुनिए, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है दोस्तों। फुजियामा ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो फुजियामा आपको पता ही है, ज्वालामुखी जो है वो जापान के हेंसू द्वीप में स्थित है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो चेन्नई है, एक्चुअली में वो चेन्नई ही है। चलिए, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये कानपुर में स्थापित की गई थी दोस्तों। ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में की गई थी, लेकिन इसके उद्योग की जो वास्तविक विकास हुआ वो एक्चुअली में 95 के बाद ही हुआ था, जो कि पंजाब में लुधियाना, जालंधर, अमृतसर इस उद्योग के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन जाता है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो ये 1968 में की गई थी बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना, जो कि उस समय ये बिहार में हुआ करता था, लेकिन अब ये झारखंड में पड़ता है दोस्तों। चलिए, और ये सोवियत संघ की सहायता से स्थापना इसकी की गई थी। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि किसकी स्थापना से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी, किसकी सहायता से, तो ये सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, तो जलोढ़ मिट्टी में क्या सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, तो होता है पोटास, है ना, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी आपको नदियों के द्वारा ही लाया जाता है बहाव के, है ना, और इसमें पोटास बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की थोड़ा कमी होती है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी कृष्णा की नहीं है, कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे देख रहेंगे वर्धा जो है दोस्तों वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, है ना, ये एक्चुअली गोदावरी की सहायक नदी है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्यूरोशियो की जलधारा के संबंध में कौन सी कथन सही है, देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्यूरोशियो की जो जलधारा है वो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है दोस्तों। बाकी इसके अलावा आप देख सकते हैं क्यूराइल का जो जलधारा है वो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, जानते हैं आप इसको। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो दोस्तों संसद द्वारा किया जा सकता है। किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल जो सदस्य होते हैं, जो टोटल मेंबर होता है, उसका पूर्ण बहुमत और जो उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं एक्चुअली में। तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापना कर सकती है अथवा लोप कर सकती है। तो जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों, विधान परिषद कितने राज्यों में है टोटल, तो अभी टोटल 6-7 राज्यों में दोस्तों, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल था उसने भी ये अपना पारित कर दिया था। अब उसको फाइनल एक्चुअली चिट जो होता है वो नहीं मिला हुआ था, नहीं कर हुआ था अभी तक। तो जब जैसे ही वो अप्लाई करेगा वो नेक्स्ट विधान परिषद वाला राज्य बन जाएगा दोस्तों। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति में को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है, तो भारत के राष्ट्रपति को एक्चुअली न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार नहीं है दोस्तों। उसको हटाने के लिए केवल संसद के पास अधिकार होता है दोस्तों, क्योंकि वही महाभियोग के द्वारा इसको हटा सकते हैं दोस्तों, है ना, महाभियोग का जो एक प्रोसेस होता है उसके तहत। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष का एक्चुअली मतलब क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष अगर कोई देश है, इसका क्या मतलब हुआ कि वो सारे धर्म को एक समान देखेगा, किसी एक धर्म को ज़्यादा कम ऐसे करके प्रायोरिटी टाइप का कुछ नहीं,
सारे धर्म को एक समान, धर्म के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव, कोई भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसका यही मतलब है संविधान में रखने का, सीधा सीधा, है ना। इसीलिए इसको कहीं से भी कोई मतलब एक अधिकार के रूप में नहीं किया गया है कि किसी एक धर्म को ज़्यादा वो प्रायोरिता दी जाए, है ना। जैसे कि होता है ना कि हिंदू राज है, ये मुस्लिम है, तो ऐसा समथिंग, तो उसको ज़्यादा वो किया जाए, तो ऐसा संविधान के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं है ना। और एक्चुअली ऐसे भी नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। किसी भी राज्य का एक पार्टिकुलर कोई धर्म है क्या? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, यदि इस भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना होगा? देखिए, अगर कोई नया राज्य ऐड ऑन करना है या बनाना है तो कौन सी अनुसूची के तहत काम करना होगा दोस्तों? जैसे देखिए, अभी हाल ही में अगर हम लोग बात किया जाए तो तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक राज्य बना ना जी, तो उसको किस अनुसूची के तहत उसके जितने भी प्रोसेस थे उसको किए गए हैं? तो जो पहली अनुसूची थी दोस्तों, उसी में एक्चुअली राज्य और उनके क्षेत्रों का विवरण है, तो उसी के तहत ये सारे के सारे संशोधन जो भी रही हैं तो काम किए गए हैं, है ना। चलिए, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों, भारतीय संघ में एक नए राज्य के सृजन का जो भी प्रोसेस है वो सारी की सारी चीज़ें लिखी गई है कि कैसे उसका मतलब अगर कोई दूसरा राज्य या तो दूसरा कोई पार्टिकुलर देश अपना देश का राज्य बनना चाहता है या एक राज्य से टूटकर कोई दूसरा राज्य अलग होना चाह रहा है, तो वो सारी की सारी प्रोसेस उसमें लिखी हुई हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो ये आपका आ जाता है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता एक्चुअली कहीं से भी इसको जगह नहीं दी गई है, आर्थिक समानता को। बाकी इसके अलावा कानून में समक्ष समानता, सामाजिक समानता, फिर अवसर की समानता, ये तीनों के तीनों मूल अधिकार में है दोस्तों हमारे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में संबंधित है? तो दोस्तों ये कौन सा आर्टिकल है? यह अनुच्छेद 51 है दोस्तों, है ना। ये एक्चुअली अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है दोस्तों। अगर इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें आर्टिकल 43 की, तो ये आर्टिकल 43 दोस्तों जो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन का इसमें विवरण है दोस्तों। इसके अलावा आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन की बात की गई है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होती है एक्चुअली में प्रधानमंत्री के पास होती है दोस्तों, है ना। और ये प्रधानमंत्री का जो चयन होता है और उनकी नियुक्ति के संबंधित जो संविधान है वो अनुच्छेद 75 में उल्लेखित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि आप देखते ही हैं मेन जो कार्यपालिका का जो शक्ति होता है वो प्रधानमंत्री के पास होता है, लेकिन जनरली जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। चलिए, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो ये एक्चुअली संसदीय कानून द्वारा इसका सृजन हुआ है दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डैश में होता है। किस में होता है दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण पौधे में। एक्चुअली जो इसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, है ना, पानी होती है, क्लोरोफिल होता है और सूर्य का प्रकाश होता है। इन सारे चीज़ों को लेकर प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों, जिससे वो पौधे खाना बनाते हैं, आपको पता ही है। और ये एक्चुअली यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो होता है ना क्लोरोप्लास्ट, ये जो पौधे की पत्तियाँ होती है, पत्ते जो होते हैं उसमें पाया जाता है, और यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा आप देख सकते हैं राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे के सारे अंदर वाले पार्ट है ना, मतलब ये दूसरे चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस वर्ग में पौधे के पादप वर्ग में के उभयचर कहा जाता है दोस्तों? पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है दोस्तों, तो बायोफाइटा है दोस्तों, ब्रायोफाइटा, है ना।
ये एक्चुअली पादप वर्ग के उभयचर कहे जाते हैं इसको, क्योंकि ये पौधे ज़मीन पर पाए जाते हैं और इसके निषेचन के लिए पानी आवश्यक होता है। बायोफाइटे, अगर ब्रायोफाइटा का पौधा तना और पत्ती जैसी संरचनाएं में बटा होता है, जैसे आपका मॉस हो गया, मार्कशिया हो गया, ये दोनों इसके एग्जाम्पल रहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है दोस्तों? तो सेरेब्रम है, सेरेब्रम है दोस्तों। ये एक्चुअली पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, 2/3 भाग होता है दोस्तों, है ना। सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क जिसको बोलते हैं दोस्तों, है ना, सबसे ज़्यादा डेवलप पार्ट होता है ये, जो मनुष्य सोचता है, हम लोग सोचते हैं ना तार्क, तो ये बुद्धिमत्ता का भी केंद्र होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये, हालांकि सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल है और भी। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है दोस्तों? तो वो होता है लीवर। जैव प्रयोगशाला होता है दोस्तों लीवर। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका अगर लगभग वजन की बात कर ली जाए तो 1.5 से 2 kg का होता है। यकृत द्वारा दोस्तों, लीवर द्वारा एक्चुअली पीत रस का स्राव भी किया जाता है, आपको पता ही है ना। और जो आपका गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है दोस्तों। और ये एक्चुअली जो पीत होता है दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है, फैट को कम करता है, आपको पता ही है दोस्तों। और लीवर को एक्चुअली मनुष्य शरीर का बायोकेमिकल लेबोरेटरी कहा जाता है दोस्तों, लैब कहा जाता है, प्रयोगशाला। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सारी चीज़ याद रखनी है। इकोसिस्टम, शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है दोस्तों? ये एक्चुअली किस स्तर में आता है? तो ये आपका उत्पादक, प्रोड्यूसर के श्रेणी में आता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, कौन सा जीव वर्मी कंपोस्ट में मदद करता है दोस्तों? तो केंचुआ, आपको पता ही है, वर्मी कंपोस्ट के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट के लिए। और ये जो कंपोस्ट बनता है ये नेचुरल होता है और ये बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी रेट वो करता है मिट्टी का, है ना, वहाँ पे अच्छी फसल उगती है। ऑर्गेनिक खेती में इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों ना। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है दोस्तों? तो ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, पेनक्रियाज के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण रोग में अंतर्गत आता है दोस्तों? संक्रमण रोग में कौन कौन सा आता है? तो देखते हैं आप। क्षय रोग एक्चुअली संक्रमण रोग ही है दोस्तों। इसके अलावा रिकेट्स, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। कैंसर, ये भी फैलता नहीं है दोस्तों कैंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो टर्नर सिंड्रोम में एक्चुअली गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो 45 होती है दोस्तों, है ना। और जो टर्नर सिंड्रोम है यह एक रोग है जो कि X गुणसूत्र की कमी के कारण होता है दोस्तों, है ना। अगर पीड़ित व्यक्ति या स्त्री होती हैं तो उनमें लैंगिक अंग और स्तन ग्रंथियाँ बहुत ही मतलब स्लो रेट से विकसित होती है ना, बहुत ही मतलब तेज़ी से विकसित नहीं होती एक्चुअली में। तो यही चीज़ें हैं। चलिए, अगले प्रश्न को आते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन से हैं दोस्तों? तो ये आपके यहाँ पे सभी के सभी हो जाएंगे, STH, HCTH और ADH, है ना। ये सारे के सारे स्रावित होते हैं दोस्तों। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं दोस्तों, और इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित करनी है, देखते हैं दोस्तों यहाँ पे सुमेलित करके। तो जो आपके जॉन गुटेनबर्ग है, जॉन गुटेनबर्ग एक्चुअली ये प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक है दोस्तों। इसके अलावा थियोडोर मैमन है, ये लेज़र के संस्थापक है दोस्तों। तो वैसे हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग फॉलो करते हुए चलेंगे। 2 के बाद 1 आ रहा है। फिर आपका जो सोल्स है दोस्तों वो टाइपराइटर के संस्थापक हैं सोल्स।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका 4 हो जाएगा। तो 2 1 4 कौन किस ऑप्शंस में बन रहे हैं, तो ये राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, जब हम बर्फ़ को पानी में डालते हैं तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे हो रहता है। तो दोस्तों ये आपको पता ही होगा, उसका जब हम बर्फ़ पानी के अंदर डालेंगे तो उसका 9/10 भाग जो होता है वो पानी के अंदर रहता है। आप देखोगे कभी भी जब आप ये सपोज करो कि एक पोखरा है ना, पोखर है और उसमें कोई आदमी कूद पड़ा। अब वो जब आदमी कूदेगा इस पोखरे में, ये बड़ा सा एक तालाब है और इसमें आदमी कूद पड़ा, ये पूरा पानी है और इसमें आदमी कूद पड़ा, तो उस आदमी का टोटल आप देखना बस गर्दन वाला पार्ट ही जो होता है ना, वो गर्दन के ऊपर वाला पार्ट जो होता है, मतलब जो हेड वाला पार्ट होता है वही पानी के ऊपर आएगा, बाकी सारी की सारी आपके पानी के नीचे रहती है। आप देखना कभी, आप अगर कभी भी आप लोगों ने पोखरा में या साथिंग देखे होंगे, आप ऐसा पिक्चर में भी देख सकते हो गूगल करके कि जो बड़ा बड़ा आइसबर्ग है ना समुद्र के अंदर, वो ऐसे ही रहता है। तो आप उसको भी देख सकते हो एक बार नेट से ना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ, तो आप अगर आपने पोखरा में नहाया होगा तो आपको एकदम यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा आते हैं अगले प्रश्न पे। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल क्या होता है दोस्तों? उनके द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक होता है। जो उनका द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसी के समानुपाती होता है दोस्तों। देखिए ये कैसे हम लोग कह पा रहे हैं, एक्चुअली इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है G(m1 m2) अपॉन r का स्क्वायर, मतलब उसका रेडियस का स्क्वायर है ना। अगर यहाँ पे आपका दो ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे, तो इस दोनों का जो आपस में जो बल लगेगा ना, वो उसके सेंटर से हमेशा लगता है, याद रखिएगा, सेंटर से लगता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो इसका जो रेडियस हुआ ना, उसका स्क्वायर होगा, बिनुपाती होगा। जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना बल कम लगेगा, जितना पास में रहेगा उतना बल ज़्यादा लगेगा। जैसे आपने मैग्नेट को देखा होगा कि जितना पास में रहता है उतना ज़्यादा वो फोर्सली अपने आप को अट्रैक्ट करता है। तो इससे आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। बस मैंने रेडियस के टर्म में बताने के लिए उसका एग्जांपल दिया। बाकी इसके अलावा मास मतलब डिपेंडेंट होता है ना, तो मास का बहुत बड़ा रोल होता है कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। और ये एक्चुअली जो लगता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बहुत बड़े मास के लिए लगता है। अब ये हमारे पास पहाड़ और इथी के लिए नहीं लगता है, ये एक्चुअली में जैसे कि अर्थ हो गया, सन हो गया, बड़े बड़े प्लैनेट्स हो गए, तो उन लोग के रिस्पेक्ट में होता है ये सब चीज़ें, है ना। ये जो होता है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसी वजह से हम लोग दो चीज़ें आपस पास में रखते हैं तो वो अपने आप को सीधा अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। हम दो आदमी को कैसे अट्रैक्ट कर पाता है कोई, हालांकि उसके लिए एक अलग फोर्स लगता है, दो अगर लड़का लड़की रहे तो ये सारी चीज़ें नहीं है ना, साइंटिफिक वाला फोर्स नहीं है, वो इमोशनल फोर्स होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो अगर हम लोग साइंस में देखें तो कोपरनिकस है दोस्तों, जिन्होंने एक्चुअली इन्होंने ये बताया था कि सूर्य जो वो ब्रह्मांड के केंद्र पर है स्थित है, और जो ग्रह है इसी की परिक्रमा कर रहे हैं, है ना। ब्रह्मांड के केंद्र पर इन्होंने सन को बताया था। ब्रह्मांड जो है उसके सेंटर पे सन है और उसके चारों तरफ जो अपने प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी। तो इसको हम लोग सूर्य केंद्रित सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों, है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जल के हिमकरण के होने पर उसका तापमान में क्या होता है, कोई चेंजेस आते हैं क्या? परिवर्तित रहता है। निम्न ताप पर दब का ठोस में बदलना हिमकरण कहलाता है दोस्तों। निम्न ताप पर द्रव्य का ठोस में बदलना, और इस निश्चित ताप को द्रव्य का हिमांक कहते हैं दोस्तों।
द्रव का क्वथनांक दाब पर निर्भर करता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा आप देख सकते हैं R1 R2 दो प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हैं, तो प्रतिरोध R1 और R2 का अनुपात 4:1 है। तो R1 R2 में प्रवाहित होने वाली विद्युत का अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो आप यहाँ पे फॉर्मूला जानते हो, V=IR, सबसे पहले ओम्स लॉ, और उसके अकॉर्डिंग इसको आप पुट कर दोगे इजीली, है ना, IR वाले पार्ट को। तो आप यहाँ पे देखोगे पुट करने के बाद I, है ना, R11 = 22 बनेगा ना। दोनों का अलग अलग है ना, R1 और R2 का, तो दोनों के लिए रिस्पेक्ट में अलग वोल्टेज रहेगा, क्योंकि V=IR होता है ना, IR। याद रखना, ये ओम्स लॉ भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे बनेंगे आपके, इसको आप देखो ऐसे करके रखो, R1/R2 = I2/I1, है ना। अब यहाँ से आप I1 I2 का रेशियो निकाल लो, इसको रख के यहाँ पे 4:1 का रेशियो है ना इसका, 4:1 का, तो 4:1 इसको रखो, फिर इसको निकाल लो। अब इसी का रेशियो जस्ट इसका अपोजिट कर दो, तो I1 I2 हो जाएगा। जैसे हमने R1 R2 लिखा है, R1 और R2 का रेशियो क्या रखा था, 4:1 है ना, 4:1 है ना, तो इसको 4:1 कर देंगे, है ना, 4/1 कर देंगे। 4:1 ये है, R1 R2 4:1 है, तो ये I2 I1 क्या हो जाएगा, ये आपका I1 अगर I2 इसको देखा जाए तो इसका हो जाएगा दोस्तों 1:4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन देखते ए हो जाएगा। चलिए, क्लियर हो गया होगा, देख लीजिएगा एक बार और इसको, बहुत ही ईजी है। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज का तार का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये गलन बिंदु जो होता है उसका बहुत ही कम होता है दोस्तों, जिसके लिए हाई वोल्टेज पे क्या होता है, वो गल जाता है फट से, बहुत ही जल्दी गल जाता है। और ये बनता कैसे है दोस्तों, तो ये जो टीन होता है दोस्तों और शीशा, उसी का मिश्र से बनता है दोस्तों, है ना, उसी का मिक्सचर से बनता है फ्यूज़ का तार जो बनता है एक्चुअली, है ना। और ये इसका जो प्रतिरोधक क्षमता होती है बहुत ही ज़्यादा होती है और गलनांक बहुत कम होता है, जिससे हमारा सर्किट बच जाता है दोस्तों, है ना। हाई वोल्टेज पे अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज़ पहले सबसे पहले उड़ेगा, बहुत ज़्यादा वोल्टेज का वेरिएशन आता है तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने में उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाती है, तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों, तो आपको पता ही है, जो आपका गतिज ऊर्जा होता है 12mv² होता है ना, 12mv² होता है ना। अब इसको आप क्या करोगे, वेग को आधा कर दोगे। अगर इसको आप आधा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ना, मतलब चौथाई, 4 गुना वो हो जाएगा कम, है ना, 1/4 रह जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत सरकार ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है दोस्तों, 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है दोस्तों। जबकि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य 2025 है, और देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य जो है वो 2022 तक रखा गया था। हालांकि मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल भी हो पाएगा, क्योंकि उसका ऑप्शंस दिखना चाहिए, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो दोस्तों वो गरीबी ही है, अभी भी गरीब लोग हैं। तो गरीब लोग बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट पे प्रीफर नहीं कर सकते। हालांकि उसको अगर एक ऑप्शंस के तौर पे थोड़ा कम रेट पे दिया जाए, बहुत ही मतलब ऐसे करके, जैसे कि प्लास्टिक फ्री में मिलते हैं, तो माइट भी कि पॉइंट चार्जेस लगें, या फिर उस अगर एस्पेक्ट में किया जाए ना, तो ही ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि प्लास्टिक्स को कोई दूसरा चीज़ रिप्लेस कर दे। तो अभी इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है और काम की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लगता है ऐसा पॉसिबल है। हालांकि हुआ था, लेकिन फिर भी मार्केट में दिखते ही हैं, तो ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल नहीं है। हालांकि देखते हैं कब तक ये सरकारी दस्तावेज से उसकर जेन्युइनली ग्राउंड पे आती है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन और प्रयोग को किस तिथि से पूर्णतः प्रतिबद्ध किए जाने की घोषणा करी गई, तो 1 जुलाई 2022 को तो कर दी गई है मोदी जी के द्वारा। हमारे
माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐसा तो किया जा चुका है, लेकिन इसके अलावा जो रियलिटी है ऑन ग्राउंड आपको दिखता है। चलिए कोई सुनिए, हमें याद रखनी है ऑन ग्राउंड क्या बोलूँ, मतलब जो ऑफिशियल है वो दिखना चाहिए, तो वो आपको बी ऑप्शन से होगा। देख लीजिएगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनते तो आप इसको लगाइएगा जरूर। किस फार्मूला 1 खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो वो आपके हैं लुइस हैमिल्टन, जिसको ब्रिटेन की महारानी के द्वारा ये नागरिक सम्मान दिया गया है दोस्तों, जो कि एक फार्मूला 1 ड्राइवर है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये व्यक्ति ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तों? तो वह शोभा मंडल, 1 जनवरी 2021 को इन्होंने इसका पदभार संभाला था, और ऐसा ये इस पद पे होने वाली ये पहली महिला अध्यक्ष है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आरबीआई ने आरटीजीएस सुविधा को 24/7 चालू करने की बात कही है। बताइए आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? आरटीजीएस का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों। आरटीजीएस का एक्चुअली जो फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम होता है ना, और इसका ये आरटीजीएस का उपयोग बड़ी धनराशि के अंतरण में होता है दोस्तों, जिसका न्यूनतम सीमा 2 लाख होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बोंगो सागर युद्धाभ्यास अक्टूबर 2022 में किया था? तो जिस देश के साथ ये जो युद्धाभ्यास होते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आप इसको भी देख लेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, बोंगो सागर। ये बांग्लादेश के साथ होता है दोस्तों, हमारा देश का। इसके अलावा और भी हैं, आप सभी को देख लेंगे ना। ये एक्चुअली बंगाल की खाड़ी में हुआ था। चलिए, वर्ष 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था दोस्तों? तो मरिया रेशा और दिमित्रा मुराटोवे को दिया गया था। मुराटोवे एक्चुअली। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे दोस्तों? तो उसमें टोटल भारत के तरफ से मेडल जीते गए थे 5। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ मेडल्स कितने थे दोस्तों भारत के पास, पैरालंपिक की बात हो रही है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो टोटल 19 पदक जीते गए थे दोस्तों भारत के द्वारा, और इसका जो स्थान था, मतलब जो रैंक था दोस्तों, वो 24 था, याद रखिएगा, 24 स्थान पर रहा था। 19 टोटल मेडल जीते गए थे, जिसमें से 5 इसने गोल्ड मेडल जीते थे दोस्तों, है ना, जो कि बिहार के ही आपको पता ही एक थे, उनका नाम आप हमें कमेंट में बताएंगे। और इस टोक्यो पैरालंपिक में 1 नंबर पे कौन रहा था दोस्तों? 1 नंबर पे चाइना रहा था, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। फूमियो किशिदा ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है दोस्तों? तो ये जापान के प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसे देश की प्रथम मुस्लिम कुश्ती महिला कोच बनाया गया है दोस्तों? तो फातिमा बानो है ना। इनको जून 2020 में बनाया गया था। ये एक्चुअली मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, फातिमा बानो। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो ये हरनाज कौर सिंधु है, हरनाज कौर संधू है दोस्तों। ये एक्चुअली चंडीगढ़ की है दोस्तों। और इससे पहले अगर मैं बात करूं तो 1994 में सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था दोस्तों। 2000 में लाला दत्ता ने यह खिताब जीता था, और अब ये तीसरी बन गई है दोस्तों, हरनाज कौर संधू, है ना, मिस यूनिवर्स बनने वाली। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, हरनाज कौर संधू है ना, सिंधु। चलिए, एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? एफडीआई का फुल फॉर्म पूछ रहा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है ना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, एक वर्ष में किसी देश को घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं दोस्तों, जीडीपी, है ना। एक वर्ष के भीतर घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं द्वारा
सेवाओं को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुद्रा को व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा कहा जाता है दोस्तों? तो वो M3 है दोस्तों। M3 को व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा कहा जाता है। ये एक्चुअली खास नियंत्रक में एक बहुत उपयोगी होता है एक्चुअली खास नियंत्रक में, क्योंकि इसका संबंध बैंकों की कुछ जमा राशि से होता है। यह मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वस्तु और सेवा कर GST वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों का कौन सा स्लैब लागू नहीं है दोस्तों? तो कितना % लागू नहीं है वो बताना है यहाँ पे। तो देखिए 5%, 12%, 28%, 18% है, लेकिन ये 10% अभी तक नहीं है दोस्तों, कहीं पे भी लागू नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मिलते हैं दोस्तों तब तक के लिए अगली वीडियो में। जय हिंद।